मैं हूं डॉक्टर गुल रहमान अलमी और आज मैं आप लोगों को यूरिनरी सिस्टम एंड फंक्शंस ऑफ किडनीज के बारे में बताऊंगा। आज हमारा पहला लेक्चर है यूरिनरी सिस्टम पे। तो इसमें हम लोग यूरिनरी सिस्टम की इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स या पार्ट्स ऑफ द बॉडी रोल प्ले करते हैं या किस तरह से वो इन्वॉल्व होते हैं। और उसके बाद जो फंक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट जितने भी फंक्शंस है यूरिनरी सिस्टम के एंड किडनीज के जितने भी फंक्शंस है, वो सारे के सारे आज हम इस लेक्चर में आपको बताएंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली यूरिनरी सिस्टम या किडनीज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन जो कि ब्लड प्रेशर रेगुलेशन है थ्रू रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम के थ्रू जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। ब्लड प्रेशर जब कम होता है तो उनको ज़्यादा करते हैं। तो उन प्रोसेस को भी हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से किडनीज या यूरिनरी सिस्टम जो है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। तो सब करते हैं टूवर्ड्स दी यूरिनरी सिस्टम की इंट्रोडक्शन। यूरिनरी सिस्टम में अगर हम देखें तो इसके डिफरेंट, कुछ लोग इसको यूरिनरी सिस्टम कहते हैं, कुछ लोग इसको रेनल सिस्टम कहते हैं। रेनल फ्रॉम दी फॉर द किडनीज, तो दो नामों से पहचाने जाते हैं, यूरिनरी सिस्टम एंड रेनल सिस्टम। इसमें अगर हम देखें, सबसे पहले जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स जो रोल प्ले करते हैं, जो कि ऑल फंक्शंस ऑफ द यूरिनरी सिस्टम परफॉर्म करते हैं, वो है किडनीज। किडनीज जो कि पेयर इन फंक्शन पेयर में होते हैं, राइट एंड लेफ्ट साइड एब्डोमिनल कैविटी में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो यूरिनरी सिस्टम में प्ले करते हैं। जो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन है या यूरिन फॉर्मेशन है या रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है या फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेशन है या कोई भी हार्मोन या इंपॉर्टेंट जो बाकी पैरामीटर्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए यूरिनरी सिस्टम की जो ओवरऑल फंक्शंस हैं वो किडनीज की वजह से ही होती है। बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं लाइक टीयर ट्यूब्स हैं, जो लाइक यूरेटर जो कि यूरिन को या एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लेके आते हैं, या फिर जो उसके बाद फिर यूरिथ्रा एक है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से जो भी ऑर्गन है उसके थ्रू भी उसको एक्सक्रीट आउट करवाते हैं। तो ये फोर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं यूरिनरी सिस्टम के, किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी सिस्टम एंड यूरिथ्रा। और इसके अलावा डिफरेंट इसमें ब्लड वेसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। आगे हम देखेंगे कि जो हार्ट से जो ब्लड निकलती है, तकरीबन इसकी 20 to 25% या 30% तक ब्लड जो है वो किडनीज की तरफ आके मूव करते हैं, किडनीज की तरफ आती है वो ब्लड। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो ब्लड लेके आने वाली ब्लड वेसल्स होंगे उनको हम लोग रीनल आर्टरीज कहते हैं, जो कि रीनल कैपिलरीज उसके बाद होंगे। और उसके बाद जो वापस लेके जाने वाले जो ब्लड वेसल्स होंगे, जिस तरह यहाँ पर ये ब्लू यहाँ पर शो हो रहा है, तो ये हमारे पास रीनल वीन्स होंगे जो कि ब्लड को किडनी से ऑनवर्ड टुवर्ड दी हार्ट जो है वो लेके जाएगी फिर ब्लड को। और यहाँ पर जो किडनीज हैं, दोनों किडनीज के राइट और लेफ्ट साइड दोनों किडनीज पे एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसको हम लोग एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ये एड्रिनल ग्लैंड, इसका मेन फंक्शन जो है वो हार्मोन सिक्रीट करना, जिस तरह की फॉर एग्जांपल एड्रिनलिन है या एपिनेफ्रिन जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो ये उस हार्मोन को जो है ये रिलीज करते हैं, या बाद में उसको न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं, लेकिन वो हार्मोन है दैट इज सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड। तो उसमें जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि स्पेसिफिक जो भी जो स्पेसिफिक न्यूरॉन्स होते हैं या नर्व्स होते हैं वो उनके नर्व एंडिंग्स जो है वो उनको सिक्रेट करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन को, जबकि जो एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन है उनको एड्रिनल ग्लैंड जो है वो सिक्रेट करते हैं, जो कि किडनीज के टॉप पे प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया, यूरिनरी सिस्टम को हम लोग रीनल सिस्टम भी कहते हैं। और ये वो सिस्टम है जिनका मेन फंक्शन ये है कि यूरिन को प्रोड्यूस करना और इसको एक्सक्रीटरी पॉइंट तक लेके जाना। किडनीज के थ्रू यूरिन प्रोड्यूस होगी, इसमें जो किडनीज होंगे वो यूरिन को प्रोड्यूस करेंगे, और जो बाकी एसेसरी ऑर्गन्स है जिस तरह के फॉर एग्जांपल यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिथ्रा है, ये सारे जो है ये फिर उस यूरिन को आगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक, जो भी मेल और फीमेल में जो भी रिस्पेक्टिव एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा उस ऑर्गन तक वो फिर उसको लेके जाएगी। सही है। तो मेन फंक्शन जो यूरिनरी सिस्टम का है वो यूरिन फॉर्मेशन है। इस यूरिन फॉर्मेशन की वजह से
फिर इसके बाकी जितने भी फंक्शन है वो फिर परफॉर्म हो रहे होते हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन हो, क्योंकि ब्लड प्रेशर में जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड या आयंस है बॉडी के अंदर उनका रोल होता है और उनको किडनीज कंट्रोल करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ज़्यादा फ्लूइड अगर निकलते हैं, ज़्यादा अगर वाटर या ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स अगर बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं यूरिन के जरिए से, ज़्यादा यूरिन अगर निकलेगी तो इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल कम होगा, जब इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी का लेवल कम होगा तो उससे ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा। तो इसी तरह से ये फिर पीएच को या होमोस्टेसिस को, टेम्परेचर को और जितने भी इम्पोर्टेंट फंक्शन इन सारों को इसी यूरिन फॉर्मेशन के थ्रू ही ये या यूरिन प्रोडक्शन के थ्रू ही उन फंक्शंस को ये मेंटेन करते हैं फिर। और जो इसमें जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं जिनको हम लोग किडनीज में जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो कि यूरिन फॉर्मेशन करती हैं बेसिकली, उनका जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है ये आई होप इंशाल्लाह आप लोगों को पता होगा, नहीं तो लेक्चर के एंड पे फिर आप लोग लेक्चर के एंड तक इंशाल्लाह आप लोगों को पता चल जाएगा। जो यूरिनरी सिस्टम है इसमें, जिस तरह मैंने पहले बताया कि इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो तो किडनीज का है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल, जो कि जो यूरिन है उसको फॉर्मुलेट करते हैं और दूसरे ये है कि पीएच को रेगुलेट करते हैं, डिफरेंट जो टू है इरेथ्रोपोइटिन और जो रेनिन है उन वो हार्मोन्स जो है वो रिलीज करते हैं और जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको एक्सक्रीट आउट करते हैं, ब्लड वॉल्यूम जो है उनको भी रेगुलेट करते हैं और ब्लड की कंपोजिशन की उसमें ब्लड में कौन कौन सी चीजें होंगी उनको भी ये रेगुलेट करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यूरिनरी सिस्टम में। इसमें जो बाकी पार्ट्स हैं जिस तरह यूरेटर है या यूरिनरी ब्लैडर है या फिर यूरिथ्रा है, ये सारे एसेसरी ऑर्गन्स हैं। जिस तरह यूरेटर जो है वो इस यूरिन को या एक्सक्रीटरी मटेरियल को किडनीज से यूरिनरी ब्लैडर तक जो है वो लेके आएगी, यूरिनरी ब्लैडर फिर उस यूरिन को स्टोर करेगी, जब भी फिर जरूरत होगी तो नीड बेसिस पे वो फिर यूरिथ्रा के थ्रू उसको आगे डिस्चार्ज ऑर्गन की तरफ लेके जाएगी। फिर जो किडनीज हैं ये यहाँ पर एक हम लोगों ने लिखा है कि 20 बीन शेप्ड ऑर्गन्स हैं, तो ये आप लोग खुद कंफर्म करें कि कितने किडनीज होते हैं। मेरे ख्याल में तो 20 तो नहीं है, ये हिंट मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि 20 जो है वो किडनीज नहीं है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कि किडनीज जो है वो कितने होते हैं, जो कि बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली। और उनमें अगर हम देखें तो इसमें एक रेनल फाइब्रस रेनल कैप्सूल होता है that is surround each kidney and provide support, और हर एक किडनी को वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। किडनीज जो है वो स्मॉल ऑर्गन है लेकिन इसमें जो ब्लड आता है वो काफी ज्यादा है। हार्ट से जब ब्लड निकलेगी उसका 20 to 25% ब्लड जो है वो सिर्फ और सिर्फ किडनी से पास होती है, जो कि बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट है। और इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन बेसिकली है क्योंकि किडनी हम लोग कहते हैं कि ये ब्लड प्यूरिफाइंग ऑर्गन है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ब्लड के कंपोजिशन को मेंटेन या बरकरार रखते हैं, ब्लड की जो ब्लड प्रेशर है उनको बरकरार रखते हैं, मतलब ब्लड की पैरामीटर्स को ये कंट्रोल करते हैं। यही वो रीजन है जिसकी वजह से नेचुरली तौर पर अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि हार्ट से जितनी ब्लड निकलेगी उसका 20 to 25% ब्लड जो है वो सिर्फ और सिर्फ किडनीज की तरफ आएगी, बाकी जो 75% ब्लड है या 80% ब्लड है वो फिर पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये 20 to 25% ब्लड बहुत ज़्यादा है। और इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि किडनी जो है वो इस ब्लड को फिर प्योरीफाई करेगी, फिल्टर करेगी, इसमें से जो भी वेस्ट मटेरियल उनको एक्सक्रीट आउट करेगी। तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से किडनी की तरफ हार्ट से ज़्यादा ब्लड आ रहा होता है। और किडनीज के टॉप पे जो है वो एड्रिनल ग्लैंड भी प्रेजेंट है जो कि एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है उनको रिलीज करते हैं, टुवर्ड द ब्लड में रिलीज करते हैं उनको। और दूसरा ये है कि किडनीज अगर हम देखें तो ये इसमें दो लेयर्स होते हैं, एक इसका आउटर लेयर रिनल कॉर्टेक्स हम लोग उसको कहते हैं और एक इनर लेयर रिनल मेडुला हम लोग उसको कहते हैं, कॉर्टेक्स एंड रिनल मेडुला हम लोग उसको। जो ब्रीफली अगर हम लोग इसकी एनाटॉमी देख लें तो सबसे पहले इसका आउटर लेयर आ जाता है जो रिनल कॉर्टेक्स है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द किडनी, और उसके बाद फिर उसका इनर लेयर जो है वो रिनल मेडुला है। और इसी रिनल मेडुला में भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिस तरह के रिनल पेपिला है और रिनल पायरामिड्स हैं, स्ट्रक्चर्स की बेस पे हम लोग इसको नाम देते हैं। और फर्दर इसमें जो डिफरेंट आर्टरीज या ब्लड लेके आते हैं उनको हम लोग रिनल आर्टरीज कहते हैं, जो ब्लड वापस लेके जाएगी, जो ब्लू कलर जिस तरह यहाँ पे नजर आ रहे होते हैं ये प्यूरिफाइड ब्लड या डीऑक्सीनेशन ब्लड जो वापस लेके जाएगी।
उनको हम लोग रिनल वेन्स कहते हैं उन ब्लड वेसल्स को। और यूरेटर जो है ये वो पार्ट है जो कि ब्लड को किडनी से टुवर्ड्स दी यूरिनरी ब्लैडर की तरफ ब्लड लेके जाएगी, उस ट्यूबुलर पार्ट को हम लोग यूरेटर कहते हैं। और जो रिनल पेल्विस है ये वो पार्ट है जहां से ऑनवर्ड ब्लड जो है वो फिर आगे यूरेटर की तरफ पास होगी, जहां से ब्लड आगे यूरेटर की तरफ पास होगी और यूरेटर से फिर वो टुवर्ड्स दी यूरिनरी ब्लैडर की तरफ मूव करेगी फिर। तो ये बेसिक एक किडनी की एक एनाटॉमी है कि मेजरली किडनी के कितने पार्ट्स हैं और उसमें कौन कौन से फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। और इन किडनीज के ऊपर जो है दोनों किडनीज के यहाँ पर इसके टॉप पे फिर एक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। तो नेफ्रॉन्स किडनीज के जितने भी, जिस तरह मैंने कहा कि यूरिनरी सिस्टम के जितने भी फंक्शंस हैं वो किडनीज की वजह से है। और किडनीज के मोस्टली फंक्शंस या जो यूरिन फॉर्मेशन जो फंक्शन है वो फंक्शंस किडनीज के जो है वो फिर नेफ्रॉन्स की वजह से है। नेफ्रॉन्स जो है वो किडनीज के सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनीज के, जिनके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट जो है वो इनका ग्लोमेरुलस हम लोग इसको कहते हैं, जहाँ पर कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, पर्टिकुलर कैपिलरीज यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। और जिस एरिया में ये प्रेजेंट होते हैं, जिस शेप में उस एरिया को हम लोग बाउमेंस कैप्सूल्स कहते हैं। ये कैप्सूल के टाइप का एक शेप का एक एरिया होता है जिसको हम लोग बाउमेंस कैप्सूल कहते हैं। और यहाँ पर फिर ग्लोमेरुलस कैपिलरीज या ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड जो है वो यूरिनरी या नेफ्रॉन्स का जो सेकंड पार्ट है वो है ट्यूबुलर पार्ट। ट्यूबुलर को फिर हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक जो है वो ऑन बेसिस ऑफ देयर लोकेशन एंड साइज हम लोग उनको नाम देते हैं। जिस तरह एक ये एरिया जो है ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये एरिया जो थिन लूप या थिन ट्यूब टाइप है इसको हम लोग लूप ऑफ हल्ले कहते हैं। फिर हमारे पास ये जो ट्यूबुलर पार्ट है, ये जो एरिया है यहाँ से लेकर आगे ऑनवर्ड, इसको फिर हम लोग डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। और इस एरिया को फिर हम लोग कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। कलेक्टिंग डक्ट इस वजह से क्योंकि ये फाइनल वो एरिया है जो वेस्ट मटेरियल्स या यूरिन जो फाइनल बना हुआ होगा उनको ये कलेक्ट करती हैं और यहाँ से फिर आगे वो यूरिनरी ब्लैडर की तरफ आगे यूरिन जो है वो फिर मूव करेगी। नेफ्रॉन्स जिस तरह मैंने पहले बताया कि इसमें एक पार्ट होता है जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये वो पार्ट है जो कि फिल्ट्रेशन करती है, जो फिल्ट्रेशन फंक्शन है किडनीज का कि वो ब्लड को फिल्टर करना, वो बेसिकली ग्लोमेरुलस या बोमेंस कैप्सूल के अंदर होते हैं जहाँ पर पर्टिकुलर कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। और वो कैपिलरीज जो है वहाँ से या ग्लोमेरुलस कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं जहाँ से जो ब्लड है वो फिल्टर हो जाता है। फिर वो फिल्टर्ड ब्लड जो है वो तो आगे वेंस के थ्रू बॉडी हार्ट की तरफ चली जाती है। लेकिन जो फिल्टर्ड सब्सटेंसेस हैं, जो फिल्ट्रेट है, जो फिल्टर्ड सब्सटेंसेस हैं वो फिर आगे ट्यूब्यूल्स की तरफ यहाँ पर आगे मूव करते हैं इन ट्यूब्यूल्स में। और इन ट्यूब्यूल्स में वो फिर आगे इन सारों ट्यूब्यूल्स को फिर इसमें डिफरेंट आगे हम देखेंगे इसमें रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। और उसके बाद फिर ये जो फ्लूइड है या यूरिन जो बनेगी वो फिर आगे यूरेटर और यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर की तरफ वो फिर पास होगी। तो जो नेफ्रॉन्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस या बल्कि हम कह सकते हैं कि किडनीज के सारे फंक्शंस जो है वो नेफ्रॉन्स की वजह से ही हैं। इसीलिए जो नेफ्रॉन्स है दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनीज, जो कि नेफ्रॉन सेल्स होते हैं जो कि किडनीज के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स के तौर पे काम करते हैं। ये एक ब्लड फ्लो एक समरी है कि किस तरह से किडनीज या नेफ्रॉन्स के थ्रू किस तरह से ब्लड जो है वो मूव करते हैं। किस तरह से पहले हार्ट से ब्लड निकलेगी तो एओर्टा, एओर्टा से फिर रीनल आर्टरी वगैरह की तरह इस तरह डिफरेंट आर्टरीज और आर्टेरियल से पास होके ग्लोमेरुलस या जो बोमेस कैप्सूल था वहां पर ये फिर आ जाएगा। वहां पर ये होगा कि डिफरेंट जो ब्लड है वो फिल्टर आउट हो जाएगी, इन कैपिलरी से ब्लड जो है वो फिल्टर आउट हो जाएगी। और फिर यहाँ पर डिफरेंट पर्टिकुलर कैपिलरीज होते हैं। ये पर्टिकुलर कैपिलरीज जो डिफरेंट ट्यूब्स एरिया जो हम लोगों ने दिखाई थी, जो ट्यूबुलर एरिया है उस एरिया के अराउंड कैपिलरीज प्रेजेंट होंगे जहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन प्रेजेंट होगा का होगा यहाँ पे। तो पर्टिकुलर कैपिलरीज के बाद फिर फाइनली ब्लड जो है वो फिर वेन्स के जरिए से टुवर्ड्स द हार्ट जो है वो फिर ब्लड मूव करेगी।
और जो बाकी वेस्ट मटेरियल्स हैं या फिर जो यूरिन है वो फिर कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए यूरेटर और फिर वहां से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ वो फिर मूव करेगी। जो फंक्शंस ऑफ किडनीज हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि जितने भी किडनीज के फंक्शंस हैं वो तकरीबन आपस में एक तो मिलते जुलते भी हैं इनके फंक्शंस, और दूसरा ये है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी प्ले करते हैं, जिस तरह फिल्ट्रेशन है या फिर फॉर एग्जांपल डिफरेंट पैरामीटर्स को कंट्रोल करना, पीएच या टेम्परेचर को कंट्रोल करना या ऑस्मोलिटी को कंट्रोल करना, या मोस्ट इम्पोर्टेंटली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। तो किडनीज जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो इसीलिए हेल्दी भी इनको रखना चाहिए मेरे ख्याल में हमें। और हेल्दी रखने के लिए इन पे हम कुछ डेटा आपके साथ शेयर करेंगे जिससे कि किस तरह से आप अपने किडनीज को हेल्दी जो है वो रख सकते हैं थ्रू आउट द लाइफ। तो किडनीज का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि हेमोस्टेसिस करना, पीएच एक नॉर्मल लेवल मेंटेन करना, इलेक्ट्रोलाइट्स का नॉर्मल लेवल मेंटेन करना, टेम्परेचर का नॉर्मल लेवल मेंटेन करना, इसी तरह से ब्लड प्रेशर का नॉर्मल लेवल मेंटेन करना। तो हेमोस्टेसिस प्रोसेस है बेसिकली किडनीज का। इसके अलावा जो किडनीज हैं वो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस या फिर जो इंटरनल एनवायरनमेंट है बॉडी के, इन सारों को ये कंट्रोल करते हैं या एक नॉर्मल लेवल पे रखते हैं। और द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द किडनीज जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज द वेस्ट एक्सक्रीशन। जितने भी वेस्ट मटेरियल जो कि ब्लड में प्रेजेंट होंगे, जिस तरह यूरिया है, यूरिक एसिड है, या जितने भी ड्रग्स होंगे हमारे पास, ड्रग्स या मेडिसिन जो है या उसके मेटाबोलाइट्स जो है, ये सारे के सारे वेस्ट मटेरियल्स हैं। फॉर एग्जांपल यूरिया जो है ये प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन में नेचुरली तौर पर प्रोड्यूस हो रही थी बॉडी में, और ये अगर बॉडी में एक्यूमुलेट होती हैं इससे जो बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो फिर डिस्टर्ब हो जाती है। तो इनको एक्सक्रीट करने के लिए जो है वो किडनीज फिर अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इसी तरह यूरिक एसिड है जो कि न्यूक्लिक एसिड की ब्रेकडाउन की वजह से प्रोड्यूस होती है। ये यूरिक एसिड अगर बॉडी से एक्सक्रीट ना हो और ये बॉडी में अगर इसका अमाउंट या ब्लड में अगर इसके लेवल ज्यादा हो जाते हैं यूरिक एसिड का, तो यूरिक एसिड जो है ये फिर डिफरेंट जो स्मॉल जॉइंट्स जिस तरह फिंगर में प्रेजेंट होते हैं जॉइंट्स, इन स्मॉल जॉइंट्स में यूरिक एसिड आके एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर ये होगा कि एक डिजीज डेवलप होगी और इस डिजीज को फिर हम लोग गाउट कहते हैं। तो यूरिक एसिड या यूरिया या जितने भी जो मेडिसिन वगैरह हैं इनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो उनकी वजह से कोई ना कोई स्पेसिफिक डिजीज ज़रूर फिर काज होगी और वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में काज हो सकता है। इसी जो किडनी फेलियर पेशेंट्स होते हैं वो लोग जिनके किडनीज जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते हैं, अक्सर उनमें गाउट के सिम्टम भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उनका यूरिक एसिड लेवल जो है वो ब्लड में ज़्यादा आ रहा होता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड जो है वो जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होता है और जॉइंट्स जो है वो फिर दर्द आना या स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, जॉइंट्स में दर्द आना स्टार्ट हो जाता है, बहुत सीवियर किस्म का दर्द होता है और इस कंडीशन को फिर हम लोग गाउट कहते हैं। तो ये वेस्ट मटेरियल्स किस तरह से सिक्रीट होते हैं उनका बेसिकली अगर हम लोग ब्रीफली इसको अगर हम देखें तो सबसे ये होगा कि रीनल आर्टरीज के जरिए से ब्लड जो है वो टुवर्ड्स द किडनी आ रही होगी। यहाँ पर किडनी में फिर डिफरेंट नेफ्रॉन्स वगैरह के थ्रू जो ग्लोमेरुलस है वहाँ पर फिर जो ब्लड है वो फिल्टर हो रही होगी, फिल्ट्रेशन जो है वहाँ पर हो रही होगी, और उस फिल्ट्रेशन के बाद फिर कुछ सब्सटेंसेस जो है वो रीअब्सॉर्ब होंगे, कुछ जो है वो सिक्रीट होंगे। रीअब्जॉर्प्शन मींस के उस रेनल ट्यूब्यूल से कोई भी सब्सटेंस मूव करना टुवर्ड्स द ब्लड वेसल्स, उनको हम लोग रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। और जो सिक्रीशन है वो ये कि उस दौरान फिल्ट्रेशन के बगैर ट्यूब्यूल्स में ब्लड वेसल से ट्यूब्यूल में डायरेक्टली किसी भी सब्सटेंस का मूव करना, उसको हम लोग उस प्रोसेस को हम लोग सिक्रीशन कहते हैं। ये हम लोग आगे नेक्स्ट से नेक्स्ट स्लाइड में उसको डायग्रामेटिकली आपको बता देंगे इंशाल्लाह। तो इस प्रोसेस के दौरान फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, इन तीन प्रोसेस के दौरान यूरिन जो है वो फिर प्रोड्यूस हो जाता है। उस यूरिन में फिर वेस्ट मटेरियल्स भी होंगे जिस तरह यूरिया, यूरिक एसिड या ड्रग्स और उसके मेटाबोलाइट जो है वो सारे वेस्ट मटेरियल फिर यूरिक एसिड के अंदर होते हैं, और वो यूरिन जो है सॉरी यूरिया यूरिन के अंदर होंगे, और वो यूरिन फिर यूरिटर के थ्रू टुवर्ड्स द किडनी से एक्सक्रीट आउट होंगे और यूरिटर के थ्रू वो फिर यूरिनरी ब्लैडर की तरफ चली जाएगी जो कि यूरिन होगी, और वीन्स के जरिए से प्यूरिफाइड ब्लड जो है या फिल्टर्ड ब्लड जो है वो फिर टुवर्ड्स द हार्ट मूव कर रही होगी और वो हार्ट से फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी। सेकेंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स है या विटामिन वगैरह है
या फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, वाटर है, फॉस्फेट्स हैं, क्लोराइड्स या डिफरेंट जो अदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इन सारों को रीअब्सॉर्ब करवाना। जब ये किडनी से बाहर जाने लगेंगे क्योंकि बॉडी को उनकी ज़रूरत होगी, जिसकी वजह से जब भी ये बॉडी से बाहर जाने लगेंगे यूरिन के ज़रिए से, तो किडनीज जो है या नेफ्रॉन्स जो है वो उनको रीअब्सॉर्ब करवा देगी, दोबारा उनको ब्लड में नहीं आएगी फिल्ट्रेशन के बाद। यहाँ पर हम लोग आसानी से समझ सकते हैं फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन प्रोसेस को। फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो यहाँ पर ग्लोमेरुलस में हो रहा होता है। यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी सब्सटेंसेस जब ब्लड यहाँ से मूव कर रही होगी तो उस दौरान सब्सटेंसेस जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल, जिस तरह सोडियम है, ग्लूकोज है या अमीनो एसिड्स है या और इस तरह के मॉलिक्यूल, जिनका साइज कम होगा, जिसकी वजह से वो इजीली यहाँ से पास आउट हो जाएगा। साइज कम होने की वजह से ज्यादातर उनका साइज जो है ये 13 नैनोमीटर से भी कम होता है, जिसकी वजह से ये इजीली यहाँ पर फिल्टर आउट हो जाएंगे सारे, न चाहते हुए भी। मतलब अगर हम न भी चाहें कि सोडियम फिल्टर ना हो, यहाँ से पास ना हो, फिर भी सोडियम पास होगी, क्यों? क्योंकि उनका साइज कम होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना। ये हम लोग आगे पर सेकंड या थर्ड लेक्चर जो फिल्ट्रेशन का लेक्चर होगा उसमें फिर ज्यादा बेहतर इसको इंशाल्लाह आपके सामने पेश कर देंगे, जो ज्यादा डिटेल में इसके सामने इसको आपके सामने पेश करें। तो इस प्रोसेस को हम लोग फिल्ट्रेशन कहते हैं कि यहाँ पर ब्लड जो है वो फिल्टर हो रहा है बेसिकली यहाँ पर, और वही फिल्ट्रेट जो है वो फिर आगे से डिफरेंट जो हमारे पास जो डिफरेंट ट्यूब्यूल्स हैं वहां से फिर यही फिल्ट्रेट जो है वो आगे मूव कर रही होगी। तो इसमें जो प्रोक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स हैं या बाकी ट्यूब्यूल्स, ज्यादातर प्रोक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स में डिफरेंट जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज है, ये रीअब्सॉर्ब हो जाती है। रीअब्सॉर्ब मींस कि इन ट्यूब्यूल्स से टुवर्ड्स द कैपिलरीज या पर्टिकुलर कैपिलरीज मूव करना, इस प्रोसेस को हम लोग रीअब्सॉर्प्शन कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स टुवर्ड्स द ब्लड वेसल्स, इस प्रोसेस को हम लोग रीअब्सॉर्प्शन कहते हैं। और सिक्रीशन वो प्रोसेस होगा, फॉर एग्जांपल जिस तरह यूरिया है, यूरिक एसिड है, उनका साइज ज्यादा होता है जिसकी वजह से वो यहाँ पर फिल्टर नहीं होते हैं, लेकिन हमने उनको बाहर तो निकालना है बॉडी ने, तो वो फिर बॉडी सिक्रेशन के थ्रू निकालती है। वो फिर ब्लड वेसल्स यहाँ से, इन ब्लड वेसल से फिर वो यूरिया या यूरिक एसिड जो है वो फिर टुवर्ड्स द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल जो है वो आके मूव करती है। फिल्ट्रेशन के बजाय वो फिर सिक्रेशन के थ्रू एक्सक्रीट होती है, और इस प्रोसेस के फिर हम लोग सिक्रेशन कहते हैं। ये सिक्रेशन का प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंसेस मूव करती हैं फ्रॉम दी ब्लड वेसल्स या पर्टिकुलर कैपिलरीज टुवर्ड्स दी tubules, और reabsorption means movement of substances from tubules towards the particular capillaries या blood capillaries, जिसमें ये दोनों समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, reabsorption और secretion। फिर हमारे पास एक और फंक्शन आ जाता है मेंटेनिंग पीएच, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसमें हम ये होता है कि जो ह्यूमंस के अंदर या ह्यूमन बींग्स के अंदर जो नॉर्मली ब्लड में पीएच होता है वो 7.35 टू 7.45 तक ब्लड होता है, और इसको हम लोग एसिडीमिया और अल्कलीमिया जो है वो ये वो कंडीशंस हैं। इसमें एसिडीमिया वो कंडीशन है जिसमें ब्लड का पीएच जो है वो कम हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, इस कंडीशन को हम लोग एसिडीमिया कहते हैं। और अल्कलीमिया वो कंडीशन है जिसमें ब्लड का पीएच है वो ज्यादा हो जाता है, वो अल्कलिनिटी या बेसिक की तरफ चला जाता है, जो कि डिफरेंट प्रोटीन्स, एंजाइम्स या उनको जो है वो ब्रेक डाउन काज करती है, उनको ब्रेक डाउन करती है, जिसकी वजह से जो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और ये डेथ को जो है ये लीड कर सकती है, ये एसिडीमिया या अल्कलीमिया। तो इससे प्रिवेंट होने के लिए इसको बरकरार रख इन इस पीएच को बरकरार रखने के लिए जो किडनीज और लंग्स जो है ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। एक लंग्स और दूसरा किडनीज जो है ये दोनों जो नॉर्मल पीएच है उनको बरकरार रखते हैं। अब किस तरह से बरकरार रखते हैं ये आपको बताते हैं। लंग्स, अब इसमें जो अल्कलीमिया है, इसमें अगर बाइकार्बोनेट्स बॉडी में ज्यादा हो जाते हैं तो उससे अल्कलीमिया हो जाएगा, जो पीएच का लेवल है वो ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह अगर H+ आयंस अगर बॉडी में इंक्रीज होंगे, हाइड्रोजन आयंस अगर बॉडी में इंक्रीज होंगे तो उससे एसिडीमिया हो जाता है। तो जो किडनीज हैं ये बेसिकली क्या करते हैं कि वो डिफरेंट जो H+ आयंस है, किडनीज जो है ये H+ आयंस या हाइड्रोजन आयंस को ये सिक्रीट आउट करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है का जो पीएच है वो एसिड की तरफ नहीं जाएगा। और लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को, जिस तरह हम लोग आमतौर पर भी हम सारों को पता है कि लंग्स जो है वो
कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स एक्सपायरेशन की तरह से हम लोग एक्सक्रीट आउट करते हैं, जिसकी वजह से जो अल्कलीमिया कंडीशन है उससे हम लोग बचे रहते हैं। तो लंग्स जो है वो हमें अल्कलीमिया से बचाता है बाय द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। किडनीज जो है वो हमें एसिडीमिया से बनाते हैं बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयंस। किडनीज कुछ हद तक बाइकार्बोनेट्स भी जो है वो एक्सक्रीट करते हैं, लेकिन ज्यादातर इनका रोल जो है वो एसिडीमिया से की प्रिवेंशन में है कि H+ आयंस या हाइड्रोजन आयंस को रिमूव करना। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक्सक्रीट ना हो तो दिस कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट्स टू बाइकार्बोनेट्स, और वो बाइकार्बोनेट जो है वो फिर बॉडी की नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब कर लेगी। तो नॉर्मल पीएच जो है वो लंग्स और किडनीज के जरिए से मेंटेन होता है। किडनीज जो है वो हाइड्रोजन आयंस एक्सक्रीट करेंगे जिससे एसिडीमिया नहीं होगा, और लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करेंगे जिससे अल्कलीमिया नहीं होगा, और इन दोनों के रिजल्ट में फिर ब्लड का जो नॉर्मल पीएच है वो फिर बरकरार रहेगा। फिर हमारे पास ऑस्मोलरिटी है। ऑस्मोलरिटी मींस कि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाना, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है किडनीज का कि वो इसको बरकरार रखता है। किसी भी रीजन की वजह से अगर डिहाइड्रेशन होता है, चाहे कोई डिजीज हो या कोई भी और रीजन हो, किसी भी रीजन की वजह से अगर डिहाइड्रेशन होता है तो इसमें हमारे पास ये होगा कि जो किसी भी रीजन की वजह से अगर डिहाइड्रेशन होता है, मतलब अगर जो वाटर या इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल अगर कम हो जाता है, तो इसमें बॉडी जो है या ब्लड जो है वो इसको इंक्रीज करने की कोशिश करता है। इसमें बॉडी करती क्या है कि जो हाइपोथैलेमस के पास मैसेज जाता है ब्लड के थ्रू, या जो किडनीज है वो हाइपोथैलेमस की तरफ मैसेज जो है वो स्ट्रेस रिसेप्टर्स के थ्रू सेंड करते हैं, और वो हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू या पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच हार्मोन, या जिसको हम लोग वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसको रिलीज करवा देगी। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन जब पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगी तो ये हार्मोन वो ब्लड के जरिए से किडनीज के पास आएगी, और किडनीज में ये फिर 3 काम करेंगे। एक ये करेंगे कि सबसे पहले ये करेंगे कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वाटर को ब्लड की तरफ रीअब्जॉर्ब करेंगे, यूरिन में पास नहीं होने देंगे इसको। दूसरा ये करेंगे कि जो डिफरेंट जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको भी रीअब्जॉर्ब करवाएंगे, और तीसरा फिर हमारे पास ये करेंगे कि जो यूरिन की फॉर्मेशन है, जाहिर सी बात है जब वो तो नहीं होंगे तो यूरिन की फॉर्मेशन जो है उनको भी ये डिक्रीज कर देंगे, यूरिन भी नहीं बनने देंगे, जिससे ऑस्मोलरिटी का जो लेवल है वो इंक्रीज होने लगेगा। यहाँ से ये ज्यादा बेहतर हमें क्लियर हो सकता है कि किसी भी रीजन की वजह से अगर ब्लड में वाटर लेवल कम हो जाता है तो उससे मैसेज जो है वो 2 ऑर्गन्स की तरफ जाएगा। एक तो मैसेज जो है वो हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एडीएच हार्मोन रिलीज करेंगे, और वो एडीएच हार्मोन जो है वो किडनीज पे आके अपने फंक्शन परफॉर्म करेंगे। फंक्शन उनका क्या होगा, वो यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर शो हुआ है कि हाइपोथैलेमस से जो है वो वेसोप्रेसिन या आईडीएच हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा, और वो वेसोप्रेसिन हार्मोन जो है वो फिर किडनीज के पास आके अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। और इसमें क्या होगा कि इंक्रीज्ड वाटर रीअब्जॉर्प्शन वाटर की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा, जिससे ब्लड में वाटर का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर दूसरा ये होगा कि जब वाटर का लेवल जब कम होगा तो उससे ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो रहा होता है। अक्सर हम लोग सुबह नहीं नाश्ता नहीं करते हैं, या कोई और इस तरह का मसला होता है जिससे वजह से हम खाना नहीं खा पाते हैं, तो उससे मसला क्या आता है हमें, उससे मसला हमें ये आता है कि ब्लड प्रेशर हमारा लो हो जाता है। और तीसरी तरफ वाटर लेवल भी अगर ब्लड में कम हो उससे भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जिससे मैसेज जो है वो किडनीज की तरफ जाएगा। किडनीज में फिर आगे हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंट जो मैकेनिज्म है वो फिर स्टार्ट हो जाता है कि किडनीज जो है वो रेनिन और आगे अल्डोस्टेरोन वगैरह को रिलीज करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर या को जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे रीअब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की। जो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन है ये किडनीज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसमें ये होता है कि किसी भी रीज़न की वजह से अगर ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है, या ब्लड प्रेशर अगर कम हो जाता है किसी भी रीज़न की वजह से, तो किडनीज से जो है वो रेनिन रिलीज हो जाता है। रेनिन एक हार्मोन है जो कि किडनीज जो है वो उनको रिलीज करता है। ये रेनिन क्या करता है कि ये एंजियोटेंसिनोजन को नोजन किसी भी एंजाइम के अगर एंड पे आता है तो इसका मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म में है। तो ये एंजियोटेंसिनोजन जो कि खुद इनएक्टिव है, रेनिन क्या करेगी कि इस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगी जो कि एक्टिव फॉर्म है, और ये एंजियोटेंसिन 1 जो है वो फिर
जिनके इतने पोटेंशियल इफेक्ट्स नहीं है, जिसकी वजह से नेचुरली तौर पर बॉडी में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसको हम लोग एस एंजाइम भी कहते हैं, ए फॉर एंजियोटेंसिन, सी फॉर कन्वर्टिंग एंड ई फॉर एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो फिर एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगी, और ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये फिर फर्दर आके दो काम करेगी। एक तो ये खुद जो है वो पोटेंट वेजो कंस्ट्रक्टर के तौर पे काम करती है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करेगी, जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिकली ये खुद ब खुद इंक्रीज कर जाएगी। दूसरा ये करते हैं कि ये एड्रिनल ग्लैंड से जो है ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करवाएगी, एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है वो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज करवाएगी, और ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन फिर किडनीज में आके वहां पर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और वो जो वाटर है या इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर जो है उनकी रीअब्जॉर्प्शन कर लेगी, उनको यूरिन में पास नहीं होने देगी, जिससे ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ब्लड प्रेशर में जब ब्लड के अंदर सोडियम और वाटर का लेवल इंक्रीज होगा तो इससे ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। अच्छा, इसमें दो तीन और पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक तो ये कि रेनिन जो है वो किडनीज रिलीज करती है, जो एंजियोटेंसिनोजन है इट इज रिलीज्ड या प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर, ये लिवर में बनता है एंजियोटेंसिनोजन, लिवर में ये हार्मोन बनता है और ये एंजाइम बनता है लिवर में, लिवर से फिर ये किडनीज की तरफ ब्लड के थ्रू मूव करता है या ट्रांसफर होता है। और जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है ये फिर लंग्स में जाके बनता है। तो इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन में, लेकिन जो मेन फंक्शन जिसकी वजह से स्टार्ट होते हैं वो ये कि रेनिन जब किडनी से रिलीज होता है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करते हैं, एंजियोटेंसिन 1 एस एंजाइम के जरिए से 2 में कन्वर्ट होता है, फिर वो एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एक तो खुद भी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं बाय वेजो कंस्ट्रक्शन, दूसरा जो है वो एल्डोस्टेरोन को भी रिलीज करवाते हैं, जिससे ये होगा कि एल्डोस्टेरोन किडनीज में आके सोडियम और वाटर की रिटेंशन या रीअब्जॉर्प्शन काज करेगी, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ब्लड प्रेशर इंक्रीज मतलब नॉर्मल की तरफ चली जाएगी। अगर बॉडी में कोई ना कोई मसला नहीं होगा तो फिर उनको फीडबैक रिस्पांस भी इनका होता है कि उनको फीडबैक रिस्पांस जो है वो किडनी को मिल जाता है कि भाई बस करो, अब आप रेनिन का रिलीज करना बंद करो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है। लेकिन अगर फीडबैक रिस्पांस में कोई मसला आ जाता है तो जिसकी वजह से रेनिन कंटिन्यूसली रिलीज हो रहा होता है, तो फिर हम लोग एक डिजीज का शिकार हो जाते हैं जो कि हाइपरटेंशन है, या ब्लड प्रेशर जो है वो हम लोग हाई ब्लड प्रेशर डिजीज जो है वो पे डेवलप हो जाती है फिर, जो कि नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता। यहाँ पर जो यहाँ पर भी वही जो है वो कुछ वर्डिंग्स में एक्सप्लेन किया गया कि एंजियोटेंसिनोजन जो है वो रेनिन के जरिए से एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है, और एस एंजाइम जो कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है ये एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करते हैं। इसकी रीजन है क्योंकि एंजियोटेंसिन 1 जो है वो इतना पोटेंट जो है वो रोल प्ले नहीं करता। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो फिर एक तो खुद ये वेजो कंस्ट्रक्शन करते हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन काज होगी या ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। दूसरा एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन को भी रिलीज करवाएंगे, जिससे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ज्यादा होगी, और इससे ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, फिर राइज हो जाएगा ब्लड प्रेशर, और नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है फिर बरकरार रहेगा। ये अगेन वही बताया गया है कि क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि किडनी से जो है वो रेनिन रिलीज होगा, जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो किडनी से रेनिन रिलीज होगा, लिवर से एंजियोटेंसिनोजन पहले से रिलीज हुआ होगा, वो एंजियोटेंसिन वो लिवर से आ रहा होगा एंजियोटेंसिनोजन, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा, फिर एस एंजाइम के जरिए से एंजियोटेंसिन 1 जो है वो 2 में कन्वर्ट होगा, और जो एस एंजाइम है ये लिवर ये लंग्स में प्रोड्यूस होता है, लंग्स से आता है ये एस एंजाइम, और फिर ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये दो काम करते हैं, ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करती हैं जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, दूसरा एड्रिनल कॉर्टेक्स जिससे जो है ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करवाएगी जिससे इंक्रीज्ड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर होगा, और इससे ब्लड प्रेशर जो है वो फिर इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। फिर किडनीज के जो है वो कुछ सिक्रेटरी फंक्शंस भी हैं, जिस तरह से कुछ हार्मोन जो है ये सिक्रेट करते हैं, जिस तरह एक तो हम लोगों ने रेनिन हम लोगों ने पहले पढ़ा, जिस तरह पहले के ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में जो रोल प्ले करता है रेनिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि किडनीज रिलीज करते हैं और ये ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन में रोल प्ले करता है। इस तरह एक और हार्मोन है जो कि इरेथ्रोपोएटिन के नाम से है, इरेथ्रोपोएटिन,
इरेथ्रो मींस रेड ब्लड सेल्स स्पॉन्टेनियस सिंथेसिस। ये वो हार्मोन है जो कि रेड ब्लड सेल्स की सिंथेसिस जो है उनको स्टार्ट करवाते हैं। ये बेसिकली हार्मोन है जो किडनी से रिलीज होता है और ये फिर बोन मैरो में जाता है। ये हार्मोन किडनी से रिलीज होता है और ये बोन मैरो में जाता है। बोन मैरो में फिर ये जाके जो रेड ब्लड सेल्स उनकी प्रोडक्शन करवाते हैं। रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन जिसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं एरेथ्रोपोसिस। तो ये एरेथ्रोपोसिस को इंक्रीज करते हैं, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करवाते हैं। ये आमतौर पर बच्चों में ये जो एरेथ्रोपोटिन हार्मोन होते हैं ये लिवर में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जैसे ही एडल्ट एज में चले जाते हैं, एडल्ट में ये होता है कि जो एरेथ्रोपोटिन हार्मोन है ये किडनीज में फिर प्रोड्यूस होता है। ज्यादातर 90% इसकी प्रोडक्शन जो है वो किडनीज में होती है। फिर उसके अलावा जो है वो किडनीज जो है वो जो विटामिन डी हम लोग लेते हैं, चाहे वो हम लोग आर्टिफिशियल सोर्स से ले या नेचुरली हम लोग सनलाइट से रिसीव करें, ये विटामिन डी खुद जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में है। ये क्या करते हैं कि विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी फाइनल एक्टिव फॉर्म है दैट इज कैल्सिट्रायोल। विटामिन डी को कैल्सिट्रायोल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो कि फाइनल एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी का। उसके बाद फिर ये जाके फिर आगे जो विटामिन डी है या कैल्सिट्रायोल जो है वो फिर कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में या फिर रीअब्जॉर्प्शन ये फिर काज करेगी किडनीज के अंदर, जिससे कैल्शियम के लेवल जो है वो बरकरार रहेगा। किडनीज को हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, पीएच रेगुलेट करता है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है, वाटर लेवल और इलेक्ट्रोलाइट्स रेगुलेट करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वेस्ट मटेरियल्स को सिक्रीट करते हैं, तो इसलिए इनको हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हेल्दी रखने का सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ज़्यादातर फ्रूट और वेजिटेबल्स का है खाने में। किसी भी एक्सेस साल्ट्स को जो है वो अवॉइड करें, क्योंकि उससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो उससे जो किडनीज है उसके ऊपर ज़्यादा बोझ आएगा, किडनीज के ऊपर ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड आएगा, जिससे वो डैमेज हो सकता है और किडनी फेलियर की तरफ जा सकते हैं। एंड हमेशा कोशिश करें अपना ब्लड प्रेशर जो है वो देखते रहें, मेयर करते रहें। बल्कि आजकल तो हर घर में भी तकरीबन ब्लड प्रेशर का कोई ना कोई डिवाइस प्रेजेंट होते हैं, तो ब्लड प्रेशर भी अपने देखते रहिए, ताकि क्योंकि ब्लड प्रेशर वो वाहिद मेजर जरिया है जिससे किडनीज इजीली डैमेज हो सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। कोशिश करें एक्सरसाइज को जो है वो रेगुलर करें। रेगुलर से मुराद कि जब आप रेगुलर करते हैं एक्सरसाइज तो वो फिर आपकी बॉडी पे या किडनीज पे बोझ नहीं रहता, जिसकी वजह से उनको बर्दाश्त कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज जो भी करें रेगुलर करें, कम करें, अच्छा करें और रेगुलर करें। और कोई भी स्मोकिंग या अल्कोहल तो बिल्कुल यूज न किया करें, क्योंकि वो किडनीज के लिए बिल्कुल जो अल्कोहल है बेसिकली किडनीज के ऊपर वर्कलोड या उनका जो प्रेशर है वो इंक्रीज करते हैं किडनीज के ऊपर, जिसकी वजह से किडनीज डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। और हमेशा पानी जो है वो पिया करें। मोस्ट इम्पोर्टेंटली कोई भी मेडिसिन अगर आप लेते हैं, खासकर एंटीबायोटिक्स अगर लेते हैं, तो उनके साथ पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें। खाने के बाद जो है या सुनत ये कि खाने के से पहले या दरमियान में जो है वो आप पानी पिया करें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो कि आप हाइड्रेटेड रहें, हर वक्त पानी जो है वो आप पीते रहें। All about the today's lecture. Thank you so much.